परफॉर्मेंस टेस्टिंग है क्या? बेसिकली, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग है क्या? परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम क्या चेक करते हैं कि जैसे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग वी एनालाइज द सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे हम चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, मतलब एक सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है। बेसिकली हम जो मेजर करते हैं वो रिस्पांस टाइम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग जनरली मेजर इन द टर्म्स ऑफ रिस्पांस टाइम फॉर द यूजर एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि आप कोई पेज लोड करते हो, रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर कितनी तेजी से आपको रिस्पांस देता है। तीन कंडीशन बेसिकली चेक की जाती है। फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी अंडर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स और डाटा साइज कांस्टेंट। अंडर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स का मतलब है कि नंबर ऑफ यूजर्स आपके 100 है और डाटा साइज आपका कांस्टेंट है। कहने का मतलब एक रजिस्ट्रेशन पेज मान लीजिए, ठीक है, उसमें मैनिटरी फील्ड्स होती है, नॉन मैनिटरी फील्ड्स होती है। मेरे 100 यूजर आते हैं और वो सिर्फ मैनिटरी फील्ड्स को फिल करके सबमिट करते हैं उस फॉर्म को। तो सबसे ज्यादा लोड किस पे पड़ेगा? डाटाबेस सर्वर पे कि एप्लीकेशन सर्वर पे? नाइक सर। डेटाबेस सर्वर। नहीं सर, सबसे ज्यादा जो लोड पड़ेगा वो ऐप सर्वर पर पड़ेगा। डाटाबेस में तो टेबल जो है सिर्फ और सिर्फ मैनिटरी फील्ड्स वाले डाटाबेस में डाटा जा रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। डाटाबेस जो है उसमें पूरी फिल थोड़ी हो रही है, तो डाटाबेस पे ज्यादा लोड नहीं हुआ। आपके 100 यूजर ने ऐप सर्वर पे हिट किया तो कोड ज्यादा एग्जीक्यूट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा बनेंगे। हेलो, यस 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 यस। तो ऐप सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ेगा, डीबी पे कम। यस सर। पहला केस ये हम चेक करते हैं। दूसरा केस ओके। हमारा होता है अंडर कांस्टेंट नंबर ऑफ यूजर और डाटा साइज इंक्रीज। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ यूजर हमारे कांस्टेंट है, 10 यूजर है, और वो सिर्फ और से वो रजिस्ट्रेशन पेज में मैनिटरी फील्ड्स को भी भर रहे हैं और नॉन मैनिटरी फील्ड्स को भी भर रहे हैं। तो ऐप सर्वर पे कम लोड पड़ेगा और डीबी पे ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीबी पे आपकी मैनिटरी फील्ड्स पे भी डाटा जा रहा है और नॉन मैनिटरी फील्ड्स पे भी डाटा जा रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? हेलो। यस यस यस। हाँ जी, हाँ जी, यस। तीसरा केस होता है इंक्रीज बोथ। इंक्रीज बोथ का मतलब कि आपके नंबर ऑफ यूजर्स भी हम बढ़ा रहे हैं और वो डाटा साइज को भी इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब सारे यूजर आ रहे हैं, वो मिलिट्री फील्ड्स को भर रहे हैं और नॉन मिलिट्री फील्ड्स को भी भर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं। तो आपके ऐप सर्वर पे भी ज्यादा लोड पड़ रहा है और डीबी पे भी पड़ रहा है। सबसे ज्यादा केस इंक्रीज बोथ पे करते हैं, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स भी ज्यादा और डाटा साइज भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सबसे पहले आती है लोड टेस्टिंग। हेलो, हेलो, यस यस यस। ठीक है। लोड यस सर, टेस्टिंग, आती है, आ रही है आपका। लोड टेस्टिंग में हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट टू डिग्रेड होने लगे। कहने का मतलब है एक एप्लीकेशन है, मान लो आईआरसीटीसी है, ठीक है। हेलो, बात में वॉइस कट रही है। हेलो, नो 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 नो, ठीक है, बजा रहे हैं। एक एप्लीकेशन है मान लीजिए जो 100 यूजर को हैंडल करती है, मतलब 100 यूजर पे एप्लीकेशन नॉर्मल चलती है। तो हम क्या करते हैं कि 90 टू 110 यूजर, मान लीजिए हमने पहले 10 यूजर की है, हमारा एसएलए 3 सेकंड है, 0.5 मिली सेकेंड आया, सही है। 30 की है, 50 की है, 70 की है, 90 की है, 100 की है, आपका एसएलए अभी भी, एसएलए मतलब रिस्पॉन्स टाइम आपका 3 सेकंड के अंदर ही आ रहा है। जैसे ही आपने 120 यूजर डाले, आपका रिस्पॉन्स 5 सेकंड हो गया। हेलो, हेलो, ठीक है, 5 सेकंड हो गया। इसका मतलब हुआ कि यस सर। आपका एसएलए पार हो गया, रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा स्लो हो गया। या फिर और एग्जाम्पल की बात करूं, आईआरसीटीसी है, ठीक है, हिट पड़ते हैं, मान लीजिए 1 लाख यूजर तक आईआरसीटीसी की कैपेसिटी है, एरर नहीं आ रहा है, 1 लाख से 1.5 लाख पे आए, एप्लीकेशन लोड होने लगी। कभी आप देखते हो कि लोड होती रहती है, रिस्पॉन्स लेट आता है। हेलो, वो लोड होती रहती है यस सर। और आपका रिस्पॉन्स, तब आपका टिकट पेज खुलता है। मतलब हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जहां पे आपका रिस्पॉन्स स्लो हो, क्रैश नहीं हो रहा, अभी कोई एरर नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बस स्लो हो, डिग्रेड हो। ठीक है। दूसरी टेस्टिंग होती है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब होता है हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे एप्लीकेशन ब्रेक हो जाए। ठीक है। अब जैसे हमने लोड टेस्टिंग में 10, 30, 50, 70 या इवन या ऑड, जो भी आप यूजर्स डालते हैं, इवन यूजर डाले या ऑड यूजर डाले, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। क्रैश करने मतलब एरर्स आने लगेंगी।
मैंने जैसे IRCTC को एग्जाम्पल लिया कि 1 लाख यूजर मैंने हिट मारे, 1 से 1.5 लाख पे आए, 1.5 लाख में क्या हुआ, रिस्पॉन्स स्लो हो गया बट एरर नहीं आई, वो हो गया आपका लोड टेस्टिंग, हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। 1.5 लाख से हम 2 लाख पे आए, 2 लाख पे क्या हुआ, एप्लीकेशन रिस्पॉन्स भी हाई दे रही है, मतलब डिग्रेड भी हो रही है और एरर भी आने लगी, तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है स्ट्रेस टेस्टिंग में। बात क्लियर हुई मेरी? ठीक है। ठीक है, नाइट सर क्लियर है? ओके हाँ ठीक ठीक। तीसरा केस होता है वॉल्यूम टेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग तभी की जाती है जब वॉल्यूम टेस्टिंग पहले की जाती है। वॉल्यूम टेस्टिंग का मतलब होता है डाटाबेस को हैवी करना। जब आपके यहाँ एप्लीकेशन बनती है तो डाटाबेस खाली होता है, तो आप चाहे 1000 यूजर डालो चाहे 2000 यूजर डालो, आपकी रिक्वेस्ट स्मूथ जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके डाटाबेस रिलेशनल डाटाबेस होते हैं, इनर जॉइंट्स, आउटर जॉइंट्स और भी जो प्री प्रोसेसर, ये सब काम तब करते हैं जब डाटाबेस हैवी होता है। खाली डाटाबेस में इनर जॉइंट्स टेबल्स काम नहीं करती, बहुत लाइट वेटेड वर्क होता है जिससे आपका रिस्पॉन्स बेटर रहता है। जब कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने के बाद यूजर्स आते हैं, उसमें डाटा फिल करते हैं, रजिस्टर हो रहे हैं यूजर या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तब डाटाबेस हैवी होता जाता है और उसके बाद स्लोनेस स्टार्ट होती है। हेलो, ओके। स्लोनेस का कहने का मतलब है कि 1 साल के बाद स्लोनेस आपको दिखेगी जब डाटाबेस हैवी हो जाएगी, जब इनर जॉइंट्स आउटर जॉइंट्स वर्क करने लगेंगे। तो वॉल्यूम टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने डाटाबेस को हैवी करना होता है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है रेस्टोरेंट, आप क्लाइंट से पूछते हो कि भाई इसमें पर डे कितने रेस्टोरेंट रजिस्टर होंगे, वो कहेगा पर डे 100 होंगे। ठीक है, तो आपको टेस्टिंग कितनी चाहिए, तो वो कहेगा 3 महीने की टेस्टिंग करके हमको दो। 3 महीने का मतलब है कि 3 महीने का डाटा हम पहले से ही अपने डाटाबेस में इनपुट कराएंगे, या तो स्क्रिप्ट के थ्रू या DBA आपका एक डमी डाटाबेस उसमें इंजेक्ट करेगा। ज्यादातर परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम खुद स्क्रिप्ट के थ्रू डाटाबेस को हैवी करते हैं। 3 महीने का डाटा हम इनपुट करते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, उसके बाद हम लोड टेस्टिंग करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, तब आपका इनर जॉइंट्स आउटर जॉइंट्स वर्क करने लगते हैं, तब हमको स्लो क्वेरीज मालूम चलती है, जो हमारा स्लोनेस है वो मालूम चलता है, मतलब रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअल मालूम चलता है। हेलो, ठीक है। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया? सोनू समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद आती है स्पाइक टेस्टिंग। यस सर, आ रही है। हाँ, स्पाइक टेस्टिंग में क्या होता है कि एकदम से स्पाइक अगर एप्लीकेशन पे आता है तो क्या एप्लीकेशन उस स्पाइक को हैंडल कर पाती कि नहीं कर पाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, स्पाइक टेस्टिंग इज डन बाय सडनली इंक्रीजिंग द लोड generated by very large number of users and observing the behavior of the system. The goal is to determine whether the performance will suffer या system will be fail. It will be able to handle dramatic changes in the load. जैसे हम अपने यूनिवर्सिटी के रिजल्ट जब आता था, एकदम से रिजल्ट पेज पे या रिजल्ट टैब पे सारे यूजर्स हिट मारने लगते थे और रिजल्ट टैब डाउन हो जाता था और थोड़ी देर बाद अप होता था। तो हमको वही पॉइंट आउट फाइंड आउट करना है कि अगर एकदम से किसी पॉइंट पे, पिंक पॉइंट पे अगर हम हिट मारते हैं तो क्या वो पेज डाउन हो जाता है या सर्वर उसको हैंडल कर पाता है। हेलो, ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे MI का फोन आता है फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे, और एकदम से आप फोन वाले MI वाले टैब पे क्लिक करते हो, एकदम से डाउन हो जाता है या रिस्पॉन्स टाइम एकदम स्लो होता है और फिर एरर आ जाती है। सर्वर उसको हैंडल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो स्पाइक टेस्टिंग में देखा जाता है। हेलो, हेलो, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंड्योरेंस टेस्टिंग, जिसको सोक टेस्टिंग भी कहते हैं। इंड्योरेंस टेस्टिंग में क्या चेक किया जाता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में स्क्रिप्ट को चलाया जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब है पेमेंट गेटवे होता है। पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि 24 घंटे पेमेंट गेटवे चलता है। ठीक है, तो क्या हमारी एप्लीकेशन या हमारा सर्वर 24 घंटे या 8 घंटे 9 घंटे लगातार प्रोडक्शन अगर करता है या वर्क करता है, या कोई सेल लगती है 8 घंटे 7 घंटे की, तो क्या हमारा सर्वर उसको हैंडल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मेमोरी सीपीयू यूटिलाइजेशन एकदम से बढ़ तो नहीं जाता है कि लगातार एप्लीकेशन पे वर्क हो रहा है। तो हम ये चेक करते हैं इंड्योरेंस टेस्टिंग और सोक टेस्टिंग। ये सारी टेस्टिंग हम JMeter के थ्रू करते हैं। हेलो, हेलो, ठीक है। कैपेसिटी या स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। कैपेबिलिटी टेस्टिंग या स्केलेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब होता है कि लोड हैंडलिंग कैपेसिटी। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जहां ब्रेक हो रही है, पर पूरी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होती। कभी आपने एग्जांपल किया होगा कि आप
किसी पेज पे गया 500 इंटरनल सर्वर आ गया, पर आपने फिर से ओपन यूआरएल हिट किया, वो ओपन हो गई, पर उस पेज में वो एरर आ रही है। ये कभी देखा है? हेलो हेलो। ठीक आ है, रही है सर आवाज। स्केलेबिलिटी और कैपेसिटी में क्या होता है, सेम स्ट्रेस की तरह होता है, पर स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है अगर आप यूजर्स बढ़ाते चले जाओ। आप चाहे लैंडिंग पेज को भी खोलोगे तो 500 इंटरनल सर्वर या आपका सर्वर डाउन का ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, हम वो चेक करते हैं कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन हो गई है। हेलो, ठीक है। ठीक है। ओके ओके अभिषेक। अब जैसे कि आप लोग फंक्शनल टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, नॉन फंक्शनल में हमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग में इन्हीं टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करना है, लोड, स्ट्रेस, एंड्योरेंस, स्पाइक, इन सब पे। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में आप लोग अगर टेस्ट करते हो किसी चीज को तो क्या करते हो, अगर कोई गाड़ी है मान लीजिए, स्टीयरिंग, ब्रेक, टायर्स चेक करोगे, पर अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो कितनी फास्ट चलती है आपको वो चेक करना पड़ता है। या लॉगिन पेज की बात करूं, फंक्शनल में आप क्या करोगे, लॉग्स देखोगे कि हाँ लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर नॉन फंक्शनल में आपको देखना है कि एप्लीकेशन कितनी फास्ट चल रही है। हेलो, ओके। ठीक है। क्यों कर रहे हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग? वही बात भाई, लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस ऑफ कस्टमर, प्रोडक्टिविटी, ब्रांड आपका ब्रेक हो जाएगा, बैड बिजनेस पड़ेगा आपका, बेसिकली आपका बिजनेस लॉस होगा। ठीक है, आपके कस्टमर किसी और ब्रांड्स की तरफ मूव हो जाएंगे। हेलो, ठीक है। ओके। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस कुड बी पुअर व्हेन, भाई आपकी रिस्पांस टाइम स्लो होगा, या ब्राउजर आपका स्टक हो जाता है जब मल्टीपल यूजर आते हैं और एप्लीकेशन में इतना लोड हो जाता है कि आपके कभी कभी ब्राउजर स्टक हो जाता है। आपके सिस्टम की बात नहीं, आपका एप्लीकेशन एकदम क्या कहते हैं, फ्रीज हो जाती है, आप कोई भी बटन करके कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इंटरनल सर्वर आता है, आपका सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, सर्वर नॉट फाउंड दिखाता है, गेट पे टाइम आउट आने लगता है, या सर्वर टेम्परेरी अनेबल आता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती है। कस्टमर भाई नॉट हैप्पी होता है, वेबसाइट खोलेगा ही नहीं, दूसरी मूव पे चला जाए। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग का बेसिकली रोल क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा आपको। मेन है कि हमको बॉटलनेक्स को रिमूव करना है एप्लीकेशन से। बॉटलनेक्स का मतलब है अपने हार्डवेयर रिलेटेड, अपनी एप्लीकेशन रिलेटेड। हार्डवेयर दो फेस में बांटा गया है, एक तरीके से कहूँ तो, एक होता है सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग, एक होता है हेलो हार्डवेयर ट्यूनिंग। हेलो, सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग में क्या होता है, आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हो, और हार्डवेयर ट्यूनिंग में क्या होता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अपने सीपीयू को हॉरिजॉन्टल इंक्रीज करोगे या वर्टिकल इंक्रीज करोगे। चलो अभी वर्टिकल की बात कर लेता हूँ कि i3 प्रोसेसर से i7 कर दोगे, 32 GB से 120 GB या 64 GB कर दोगे, तो वो एक तरीके का हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ओके। अपने बॉटलनेक्स को रिमूव करना। सेकंड, फाइंड आउट करना कि आपकी एप्लीकेशन कितनी फास्ट चल रही है, कितने सेकंड में उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, 1-2 सेकंड समथिंग। बेसिकली जो कंपनी स्टैंडर्ड है वो 3 सेकंड लेके चलती है। डिपेंड करता है, एसएलए एक डिफाइन किया जाता है कंपनी के साथ, मतलब कंपनी और क्लाइंट के साथ, कि भाई आपको कितना रिस्पॉन्स टाइम चाहिए। तो क्लाइंट कहता है 2 सेकंड, तो आपको अपनी एप्लीकेशन, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि आपका रिस्पॉन्स चाहे 100 यूजर हो, चाहे 200 यूजर हो, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख यूजर, आपका रिस्पॉन्स टाइम 2 सेकंड के अंदर आना चाहिए। बट अगर आपको क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं देता है तो 3 सेकंड आप एक बेंच मार्क मान के चलिए, बताता हूँ भाई। हेलो, ठीक है। ठीक है। फाइंड आउट how the application behaving under the expected load, या also understand the condition। भाई expected load आपने 100 यूजर माना हुआ है, तो कितना आपका एप्लीकेशन बिहेव कर रहा है और उससे ज्यादा कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन पे, लॉन्ग ड्यूरेशन वही सब इंड्योरेंस टेस्टिंग ही है कि 100 यूजर पे 2 घंटे तक अगर स्क्रिप्ट चलाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है, और उससे एक्सपेक्टेड लोड पे। ठीक है, लोड को इंक्रीज करते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन में तो क्या इम्पैक्ट होता है। बेसिकली हम मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं, हम मतलब रिस्पांस टाइम हो गया, लोड हो गया, थ्रूपुट, मेमोरी, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजों को हम मॉनिटर करते हैं कि जब अगर हमारे मल्टीपल यूजर्स आते हैं एप्लीकेशन में तो इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो सर जेमीटर के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हमें हार्डवेयर वाला पोर्शन जो है वो इंक्रीज करना है।
देखिए जे मीटर के थ्रू उसके समरी रिपोर्ट से आप एक ऑब्जर्वेशन बता सकते हो कि हार्डवेयर की तरफ प्रॉब्लम है या फिर आपकी एप्लीकेशन की तरफ प्रॉब्लम। बट ओके उसके मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं जिन्हीं को कहा जाता है एपीएम, मोबाइल वाला एपीएम नहीं कि मोबाइल, एपीएम का मतलब होता है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल। वो एक्चुअली पिंक पॉइंट बताते हैं कि कौन सा वो एरिया है जिसकी वजह से ये ब्लॉकर हो रहा है। जे मीटर जो है एक तरीके का टूल है जिससे लोड को इंजेक्ट किया जाता है। ओके। ठीक है, अब जैसे लिखा है ना नीड द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, हम्म। क्यों हम तो ये सर कर रहे हैं? तो सर ये वाले जो टूल्स हैं जैसे आपने अभी एपीएम बताया है, तो ये वाले टूल्स फिर ओपन सोर्स होते हैं या पेड होते हैं, मतलब कम? पेड होता है, ओपन सोर्स भी आता है। ग्राफाना इसमें मैं कवर करूंगा ना, इसमें ग्राफाना ओके, कवर करूंगा। ठीक ठीक है है, डन। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल क्यों जरूरत पड़ी भाई? परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल सिमुलेट ए रियल यूजर बिहेवियर, मतलब इसलिए जरूरत पड़ी कि ये रियल बिहेवियर करते हैं ब्राउजर में, वेब पेज, लॉगिन, सबमिट, ऑर्डर, मतलब इस तरीके के अपने आप के सिनेरियो पे रिक्वेस्ट भेजते हैं जैसे एक रियल यूजर भेजता है, मतलब एक तरीके से काम करते हैं कि बंदा आया, लॉग इन किया, लॉग आउट किया, समथिंग। ठीक है, इसलिए हम्म। हमें जरूरत पड़ी परफॉर्मेंस टूल्स की। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये जितने बंदे हैं ये टेस्टर हैं, पर हम्म। अगर इसी को मैं टूल के थ्रू डिफाइन करूंगा तो ये लोड जनरेशन, कुछ लोग लोड इंजेक्टर कहते हैं, कुछ लोग लोड जनरेटर कहते हैं। मेरे यहाँ मतलब अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो वो एलजी भी कह सकते हैं और एलआई भी कह सकते हैं। एलजी का मतलब लोड जनरेटर और जनरेटर। एलआई का मतलब लोड इंजेक्टर। ठीक है। ठीक है, ओके। ये है लोड मशीन के थ्रू, ये आप वर्चुअल यूजर कर रहे हो, ये आपके रियल यूजर है, इस तरीके से। ठीक है। ठीक है, बात वही है कि भाई क्यों, व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग डू? रियल यूजर बिहेवियर सिमुलेट द फॉर्म ऑफ द स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम रियल बिहेवियर सिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रियल यूजर काम करते हैं वैसे हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू सिमुलेट करते हैं। हेलो, ठीक है। ठीक है, यूजर लोड जनरेशन। यस सर। हाँ, हेलो, हाँ यस सर। कंटिन्यू। यूजर लोड जनरेशन का मतलब है लोड को इंक्रीज कर रहे हैं एज ए वर्चुअल यूजर के थ्रू, और जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। ओके। अब पूछा जाता है कि व्हेन परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैन बी डन, जैसे आप लोग मैनुअल में पूछा था भाई कब खत्म करोगे टेस्टिंग। आजकल क्या चल रहा है, सभी जगह एजाइल या स्क्रब चलता है ना। हम्म। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है बेसिकली, पहले क्या होता था कि पूरा प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगी। आज के टाइम पे चल रहा है एजाइल परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अच्छा। एजाइल परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या हुआ, आपकी एक स्प्रिंट बनी, उस पर 10 यूजर चला के देख लिया कि हाँ भाई इसे रिस्पॉन्स टाइम क्या है। छोटी छोटी जितनी स्प्रिंट्स हैं सब में 10-20 स्क्रिप्ट वो यूजर्स चला के चेक किया जाता है कि अगर रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा आ रहा है तो उसी स्प्रिंट को ऑप्टिमाइज कर लो। हेलो, ओके। ठीक है, अच्छा। सारी स्प्रिंट में 20, मतलब डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी स्प्रिंट है। अगर बड़ी है तो थोड़ा सा यूजर्स बेस बढ़ा दो, 50 यूजर, मैक्सिमम 50 ही चलाई जाता है। तो सारी स्प्रिंट्स में थोड़ी थोड़ी स्क्रिप्ट यूजर्स चला के कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है। पर जब इंटीग्रेट होता है तब प्रॉपर परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, तब सारे क्रिटिकल सर्वर बग्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। जब वो फिक्स हो जाएगी तब आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग खत्म हो जाएगी। जब आपका आपके एसएलए के अंदर और आपके बेंचमार्क के अंदर सारी वैल्यू आ जाए तब आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग कंप्लीट है। बेंचमार्क का मतलब है कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि जब मैं 1000 यूजर चलाऊंगा तो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 65% जाएगा, मेरा मेमोरी 60% जाएगा और मेरा एसएलए 3 सेकंड जाएगा। अगर ये सारे सेटिंग्स आपके मीट होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है डन। ठीक है, अच्छा। ये है आपका नॉर्मल। अब मैं अच्छा अभिषेक सर, जैसे हम लोग अगर अभी मतलब एग्जीक्यूट करेंगे जे मीटर की स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, तो या फिर कंपनी में भी अगर मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने जाऊंगा तो मेरे सिस्टम की कितनी रैम होनी चाहिए, मेरे सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे? बिल्कुल, देखिए आपसे इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप कितने यूजर डाल सकते हो पहली चीज हम्म, सर्वर पे। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर किसी के पास नहीं है।
डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। कितनी रिक्वेस्ट है आपकी, आपका सीपीयू कौन सा है, i3 प्रोसेसर है या फिर रैम कितनी है, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो सर बेस्ट क्या रखना चाहिए फिर, अगर मैं तो उसमें भी? जो हम लोग पे है, हम लोग 64 GB रैम यूज करते हैं, i7 प्रोसेसर यूज करते हैं, क्योंकि जब हमको हैवी लोड बेस चलाना होता है, हैवी लोड का मतलब है हमको कम से कम 5000 यूजर चलाने होते हैं, तो हमें ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अभिषेक सर यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है कि क्या हम एक्चुअल में मतलब अपने सिस्टम पे टेस्टिंग करते हैं, वो तो हमको कोई सर्वर होगा ना, हमारा परफॉर्मेंस सर्वर, उस पर टेस्ट करेंगे? नहीं, सर्वर नहीं, आपको एक लोड इंजेक्टर दिया जाएगा। लोड इंजेक्टर कहाँ पे दिया जाएगा, जहाँ पे आपका सर्वर है उसके रीजन के पास में दिया जाएगा। जैसे AWS पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तो AWS का जो सर्वर है वो एक रीजन पे डिफाइन होगा, ठीक है। उसी रीजन पे तुमको एक और EC2 मशीन बना दी जाएगी जिसको लोड इंजेक्टर कहा जाएगा। ओके, ठीक है। अब वो जो EC2 मशीन है वो या तो आपको T3 मीडियम दिया जाएगा या T3 लार्ज दिया जाएगा, डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट पे। मतलब आप जो मांगोगे वो आपको दे दिया जाएगा। ओके, यस, मतलब ओवरऑल मतलब वो मेरा फिजिकल सिस्टम जो मेरे पास लोकल मशीन है उस पर तो नहीं होगा, उसमें नहीं चलाते, उसमें इसलिए नहीं चलाते क्योंकि लेटेंसी का इशू हो जाएगा। यस, लेटेंसी का कहने का मतलब है हैंडशेक बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे हम टेलीफोन, याद है टेलीफोन जब लोकल से हम फोन करते थे तो जल्दी मिल जाता था, और जब STD करते तो टाइम लगता था। तो सबसे पहले आपको लोकल वाले को टेस्ट करना पड़ता है। अगर आप STD वाले को टेस्ट करने के लिए पहुंचोगे तो आपका CDN लगता है। जब क्लाउड पढ़े हो, मतलब AWS में CDN सुना है? नहीं सुना? नहीं। आदित्य नहीं सुना? अच्छा चलो, वो आगे मैं बता दूंगा। अभी क्लियर हुई मेरी बात कि हम लोड इंजेक्टर पे स्क्रिप्ट को चलाते हैं। अगर बाय चांस मुझसे बोला जाए कि तुम्हें अपने लोकल से ही करना है, लोड इंजेक्टर नहीं मिल रहा, तो मेरे पास एक डिप्लोमेट आंसर होगा कि उसके लिए फिर मुझे हाई स्टैंडर्ड का प्रोसेसर चाहिए, लाइक एज i7 और मोर देन दैट, और 64 GB एटलीस्ट मेमोरी होनी चाहिए, रैम होनी चाहिए, राइट? आपकी 16 GB तो रैम होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं देते हैं तो 8 GB तो होना ही चाहिए। ओके, मतलब ये डिप्लोमेट आंसर रहेगा कि मतलब मेरी इसी की हालत में मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 8 GB रैम, i3 प्रोसेसर, ये होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि आपका हो सकता है 100 यूजर चल गए मान लीजिए, ठीक है, उस लोकल पे आपसे कह दिए आप 500 चला दो, 500 भी चल गए, अब आपसे कह देंगे 1000 यूजर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो नहीं चलेंगे, पूरा CPU यूटिलाइजेशन कंज्यूम कर लेगा और मेमोरी कंज्यूम कर लेगा। देखो दो केस है, सर्वर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लोड इंजेक्टर पे भी पड़ता है। लोड इंजेक्टर पे इसलिए इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आप JMeter पे स्क्रिप्ट चला रहे हो। JMeter भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और उसके पीछे भी प्रोसेस चलते हैं, थ्रेड्स चलते हैं, वो भी तो अपना कंज्यूम करेगा ना। वो उस लोकल के लिए कर लेगा ना, वो उसके लिए लोकल बन गया, लोड इंजेक्टर जो है, लोड इंजेक्टर है वो उसके लिए बन गया। जैसे तीर मारते बाढ़ होता है, लगातार तीर मारते जाओगे तो तीर पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो टारगेट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नायक सर, क्लियर हुई मेरी बात कुछ? हाँ, यस अभिषेक, ठीक है। तो वो आगे मैं बताऊंगा कि भाई हम क्यों लोड इंजेक्टर पे चलाते हैं, क्यों नहीं हम लोकल पे चलाते हैं, ड्राई रन हम लोकल पे करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा आगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आते हैं बेंचमार्क और बेसलाइन टेस्टिंग क्या होती है। जैसे आप लोग के फंक्शनल में बेंचमार्क और बेसलाइन होता है ना। बेंचमार्क जो होता है बेसिकली क्या होता है, कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम अगेंस्ट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। Amazon फ्लिपकार्ट से करता है भाई उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना था, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, तो वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है कि भाई अगर Amazon का 2 सेकंड है तो फ्लिपकार्ट का 1.5 सेकंड होना चाहिए। ये एक SLA डिफाइन कर दिया जाता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, की भाई हमारे चाहे 1 लाख यूजर हो चाहे हमारे 2 लाख यूजर हो, तो हमारा 1.5 सेकंड में रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो हमने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है। ये रिस्पॉन्स टाइम का बेंचमार्क सेट किया जाता है। कुछ कंपनीज रिस्पॉन्स टाइम का बेंचमार्क सेट करती हैं, कुछ कंपनीज CPU का करती हैं, कुछ कंपनीज मेमोरी का करती हैं, कि भाई अगर मेरे 1 लाख यूजर आ रहे हैं तो मेरा CPU यूटिलाइजेशन 65 से अबव नहीं जाना चाहिए। हेलो, ठीक है, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि CPU अगर 100% जाएगा तो एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। चाहे मेरा रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरा CPU यूटिलाइजेशन 65 नहीं जाना चाहिए और मेमोरी नहीं जानी चाहिए 60 से ऊपर अबव। क्लियर हुई मेरी बात?
तो मतलब हम लोग इसमें बेसिकली 3 चीजें देखते हैं, एक तो मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, एक सीपीयू और एक रेस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा है, राइट? थ्रूपुट को भी मेजर किया जाता है, थ्रूपुट को भी मेजर किया जाता है, मतलब एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि भाई इससे अबव जा रहा है तो हमारा रिस्पॉन्स मतलब हमारी टेस्टिंग वो रिस्पॉन्स टाइम बेकार है, मतलब हमारा एप्लीकेशन बेकार है, एक तरीके से इसके अंदर ही आना चाहिए। ओके ओके, मतलब तो ये फिर हम जो अपना रिजल्ट देते हैं वो इन 4 पैरामीटर्स पे देते हैं, राइट? पैरामीटर्स में देते हैं, पर वो डिसाइड करता है, अगर क्लाइंट को नहीं पता है तो हम इसी पैरामीटर्स को लेके उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये ओके ओके, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ठीक है। थ्रूपुट, तो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हो गया, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, मेमोरी हो गया, और डिस्क इनपुट आउटपुट हो गया, और नेटवर्क हो गया, ये भी 2 है। ओके ओके, ठीक है, वो अभी कैसे काउंटर्स लगाते हैं क्या है वो भी उसमें बताऊंगा मैं अभी, जेमीटर में ही। ठीक है। बेसलाइन टेस्टिंग का मतलब होता है कि भाई हम अपने पुराने वर्जन से और नए वर्जन पे कंपेयर करते हैं। पुराने वर्जन का मतलब है जैसे आपके यहाँ कोई सॉफ्टवेयर बना वर्जन 1, ठीक है, उसकी तुमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, उसकी सारी इंफॉर्मेशन तुमने ले ली भाई, हाँ ऑप्टिमाइज करा के अपने सारे स्टैटिस्टिक्स के मीट के अंदर रखा, 3 सेकेंड, रिस्पॉन्स टाइम 60, मेमोरी 65 समथिंग, इस तरीके से। अब उसी प्रोडक्ट का वर्जन 2 आया और तुमसे कहा गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग करो, तो वर्जन 2 में जो नया कोड इंटीग्रेट होगा बेसिकली उसकी टेस्टिंग होगी परफॉर्मेंस की। हेलो, ओके, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स टाइम या पूरी एप्लीकेशन की भी होती है, पर कुछ लोग उसी एरिया की ही परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, पर अगर पूरी एप्लीकेशन की होती है टेस्टिंग तो उसमें अगर रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा आता है तो हमको मालूम चल जाता है कि ये कोड हमने इंटीग्रेट किया है, इसकी वजह से इंपैक्ट हुआ है, तो इसको ऑप्टिमाइज करो पहले। हेलो, ठीक है, बेसलाइन टेस्टिंग होती है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, जैसे आपके फंक्शनल में होता है वैसे ही एंट्री क्राइटेरिया में आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टेबल होना चाहिए, कोई फंक्शनल इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जेमीटर में उसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो फंक्शनल इशू होगा तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग इन्वायरमेंट रेडी होना चाहिए। कभी भी अगर रियल सिनेरियो में बात करूं तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग कभी क्यूए प्री प्रोडक्शन इन सब में नहीं होती, एक उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट बनाया जाता है परफॉर्मेंस का जिसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, और वो प्रोडक्शन की रेप्लिका होती है। अगर आपका क्लाइंट प्रोडक्शन की रेप्लिका नहीं देता है तो उससे कहा जाता है कि 50% का रेप्लिका दो। 50% रेप्लिका का मतलब है कि प्रोडक्शन में अगर 16 GB रैम है, i7 प्रोसेसर है, और डिस्क इनपुट आउटपुट नेटवर्क मतलब अच्छा बैंडविड्थ दिया हुआ है, 100 Mbps दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क इनपुट आउटपुट स्टोरेज मतलब 16 GB है, तो हम कहते हैं कि अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है तो आप इसका 50% आपको दे दो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इन्वायरमेंट में। इसका रीजन क्या है, अगर मेरे 50% में 50 यूजर्स चल गए या 100 यूजर्स चल गए तो प्रोडक्शन में 200 यूजर्स चल जाएंगे, क्योंकि उसका वहां डबल है। हेलो, ठीक है, क्लियर है? नायक सर समझ में आ रहा? सोनू सर, आदित्य? हाँ सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, ये सब है, ये सब कंटिन्यू। स्क्रिप्ट आपकी रेडी होनी चाहिए। और एग्जिट क्राइटेरिया में क्या है, वही आपका एसएलए मीट होना चाहिए, आपके सारे मैट्रिक्स मीट होने चाहिए, और कोई भी एरर्स नहीं होना चाहिए, बस ये आपका एग्जिट क्राइटेरिया। उसके बाद प्रोसेस क्या है, क्या फेसेस है बेसिकली, प्लानिंग और डिजाइन। सबसे पहला होता है प्लानिंग और डिजाइन। जैसे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली जाती है ना, वैसे ही परफॉर्मेंस में भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली जाती है कि भाई आप कितना एसएलए चाहते हो, 2 सेकंड 5 सेकंड, आप खुद बताइए पहले। आपकी एप्लीकेशन, देखो 2 फेसेस होते हैं, एक होता है आपके यहाँ एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम डेवलप हो रही है, और एक आता है प्रोजेक्ट जो 1 साल पुराना हो चुका है, मतलब उसमें स्लोनेस आ रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके दो कि उसमें क्या बॉटलनेक्स है। हेलो, हेलो, ओके, ठीक ठीक है, ठीक है। प्लानिंग और डिजाइनिंग की जाती है। प्लानिंग और डिजाइनिंग में सबसे पहला फेज मैं बताता हूँ। जब भी आपके पास परफॉर्मेंस की रिक्वेस्ट आएगी तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, प्री रिक्वेस्ट फॉर्म। उसमें क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या आता है ना परफॉर्मेंस टेस्टिंग में, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक डिपार्टमेंट नहीं है, मल्टीपल डिपार्टमेंट। मल्टीपल डिपार्टमेंट का मतलब है इसमें नेटवर्क टीम भी है, इसमें डेवऑप्स टीम भी है, इसमें डेवलपमेंट टीम भी है, इसमें डाटाबेस टीम भी है, मतलब डीबीए टीम भी है, इसमें परफॉर्मेंस टेस्टर भी है। बहुत सारी टीम मिला के एक तरीके से परफॉर्मेंस मानो।
तो इन सबसे एक एक चीज की रिक्वायरमेंट लेना या एक एक चीज की इंफॉर्मेशन लेना सबसे बड़ा क्रिटिकल मतलब एक तरीके की बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है। तो इसीलिए एक मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ले लेता हूँ या इन सारी डिपार्टमेंट से ले लेता हूँ। मान लो मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि भाई इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है, तो मेरे पास एक फॉर्म होता है जो मैं उनको भेजता हूँ कि सर सारे डिपार्टमेंट से या क्लाइंट से ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करा के मेरे को दो, जिससे मुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। अब ये क्या है फॉर्म, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मुझे बता दो, किस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, PHP पे है, पाइथन पे है, जावा पे है, .NET पे, ठीक है। वेब सर्विसेज, क्या इस एप्लीकेशन में वेब सर्विसेज हैं या नहीं, अगर हैं तो टेस्टेड हुई हैं कि नहीं हुई है। आजकल जितनी भी वेबसाइट्स बन रही है सब में API इंक्लूडेड होती है। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस टेस्टिंग किस किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। प्लेटफॉर्म का मतलब है वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉइड, iOS। अगर तीनों की करनी है या फिर सिर्फ वेब एप्लीकेशन में करनी है, या ये एप्लीकेशन किस किस प्लेटफॉर्म में है और मुझे बताइए किस पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। डिस्क्रिप्शन तुम्हें समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन क्या है प्रोजेक्ट। URL क्या है उसका, गोल्ड रिलीज मतलब लाइव कब होने वाला है उससे पहले, मतलब लाइव की डेट हमको मालूम चल जाती है तो उससे पहले हमें लोड टेस्टिंग करके देना होता है, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज, कौन सी स्प्रिंट चल रही है, 7 चल रही है, 10 चल रही है, या पूरी स्प्रिंट कंप्लीट हो चुकी है। टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं उनका, JMX का मतलब है आपने अगर API टेस्टिंग की है, JMeter के थ्रू की है या पोस्टमैन के थ्रू की है, वहां पे यहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए। हेलो, ओके ठीक है। ठीक है। अब आता है सर्वर। यस सर। हाँ, सर्वर इंफॉर्मेशन। सर्वर इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि भाई आजकल हर चीज क्लाउड पे है। सर एक बार JMX का मतलब बता दीजिए क्या था। किसका किसका, JMX। JMX का जैसे मेरे यहाँ API टेस्टिंग JMeter के थ्रू होती, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो JMX है। हेलो हेलो, ओके ओके ओके। अभिषेक सर एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो ना। जैसे जैसे आपने बताया कि ये मान लो फर्स्ट टाइम पे आपके पास एप्लीकेशन आया, बिल्कुल। ठीक है, और आप उससे सारा डिटेल लिए कि मतलब ये जो भी है प्रोजेक्ट नेम किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, एप्लीकेशन टेस्टिंग हो रखा है, अब API टेस्टिंग हुआ या नहीं हुआ, किसने किया है, तो मेरे को ये बताओ आप कि क्या मतलब हम ये जो JMX बोल रहे हैं ये पहले एग्जीक्यूट किया हुआ JMX आप मांग रहे हो या फिर अभी रिसेंट फेज का कुछ ऐसा नहीं, जो अभी JMX मांग रहे हो आप? तो जैसे पहला है JMX जो है ना, ये मेरे यहाँ API टेस्टिंग JMeter के थ्रू ही की जाती है, तो वो JMX ही है जो API है ना। हेलो, ओके ओके ओके। जो API है तो JMeter में जो अच्छा। हाँ हाँ, यस सर। API जो है JMeter के थ्रू किया, तो जो उसका फाइल एक्सटेंशन है ना सेव करके वो JMX ही है एक्चुअली। तो वो मुझे बता रहा है JMX, मतलब मैंने API टेस्टिंग JMeter के थ्रू की है इसलिए JMX लिखा है। अगर यहाँ पे पोस्टमैन, अगर API टेस्टिंग पोस्टमैन से की होती तो यहाँ पोस्टमैन लिखा होता, या फिर SOAP UI से की होती तो यहाँ SOAP UI लिखा होता। हेलो, अच्छा, और अगर अभिषेक सर हाँ 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 बोलो। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अगर API टेस्टिंग हाँ नहीं, अगर API टेस्टिंग नहीं हो रही होती हो है, मतलब पेंडिंग है वो, तो क्या फिर मैं इंक्लूड करनी होती या नहीं, वो डिपेंड करता यहाँ है include रिक्वायरमेंट करना पे? है, जैसे वेब सर्विसेज टाइप इन बी टेस्टेड, तो वो नो लिख देता कि भाई नहीं हुई है API टेस्टिंग। हेलो, हम्म। वो नो लिख देता कि हेलो। API टेस्टिंग नहीं है या पेंडिंग पड़ी हुई है। हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर हमें इंक्लूड करनी होती है। हाँ इंक्लूड तो करेंगे ना, हमें पूरी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है, चाहे वो API उसमें इंक्लूड है चाहे नहीं है। ओके ओके ठीक है। हमको वो इंक्लूडेड ही है, हम तो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो API टेस्ट हुई है वो प्रॉपर किसी मैनुअल टेस्टर ने टेस्ट की है कि नहीं किया, रिस्पॉन्स उसने चेक कर लिया कि नहीं कर लिया। मतलब देखो API में भी फंक्शनल इश्यूज आते हैं, HTTP कोड गलत होता है, रिस्पॉन्स कुछ और आ रहा होता है, कोई पैरामीटर मिसिंग होती है, तो वो सारी चीजें पहले से ही फिक्स होके आती हैं। क्लियर हुई मेरी? ठीक है। हम्म। सर्वर इंफॉर्मेशन, सर्वर इंफॉर्मेशन में क्या है, EC2 प्रोवाइडर, देखो बहुत सी कंपनीज Azure यूज कर रही हैं, बहुत सी कंपनीज गूगल क्लाउड यूज कर रही हैं, बहुत सी कंपनीज AWS यूज कर रही हैं।
ज्यादातर कंपनी AWS यूज कर रही है, मेरे यहाँ AWS यूज होता है। तो उसी इसीलिए मैंने पूछा भाई कौन सा प्रोवाइडर है क्लाउड का, उसने कहा AWS। ठीक है, हेलो, ठीक है। टाइप क्या है? यस सर। टाइप का मतलब है मशीन। AWS में EC2 टाइप्स होती हैं, जैसे आपके लैपटॉप के होता है ना i3 प्रोसेसर, मतलब जो लैपटॉप्स होते हैं ना उनकी सीरीज बांट दी जाती है, वैसे ही AWS ने भी अपने मशीनों की सीरीज बांटी हुई है। हेलो, ओके। तो देखो इसने दिया ना EC2 टाइप E डॉट मीडियम, 2 CPU है, 4 GB रैम, तो वो इंफॉर्मेशन उसने मेरे को दी। ठीक है, होस्टिंग, कहाँ पे वो सर्वर इंस्टॉल, मतलब कहाँ पे सर्वर इंस्टॉल है। AWS के सर्वर के रीजन्स डिफाइन किए गए हैं, US ईस्ट, US वेस्ट, इन सब। तो उसने मुझे बताया कि एन वर्जीनिया में US ईस्ट में ये सर्वर को होस्ट किया गया है। हेलो, ठीक है। ठीक है। सर्वर डोमेन का मतलब सर्वर की URL दिए गए हैं मेरे को कि भाई ये URL है। सर्वर इंस्टेंस टाइप, सर्वर इंस्टेंस टाइप वही T3.medium, वही इंफॉर्मेशन उसने यहाँ पे मैंने मांग ली है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 टायर ही हो। अभी बताऊंगा 1 टायर क्या है, 2 टायर क्या है, 3 टायर क्या है। मतलब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में एक ही सर्वर नहीं होते हैं, मल्टीपल सर्वर लग सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा सर्वर हो तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं वो। हेलो, ओके। ठीक है। अदर फीचर्स, कभी आपने सुना होगा लोड बैलेंसर लगा होता है, ऑटो स्केलिंग लगी हुई है, ये सब AWS की सर्विसेज है। तो अगर अदर सर्विसेज में ALB का एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगा हुआ है क्या, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को बताएगा कौन कौन सी सर्विसेज लगी हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को बताएगा, क्योंकि इन सर्विसेज से भी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हम सर्वर, जो एप्लीकेशन सर्वर है उसको भी मॉनिटर करते हैं, डाटाबेस सर्वर को भी हम मॉनिटर करते हैं, इसलिए हमें सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हेलो, ओके। SSL इम्प्लीमेंटेशन HTTP है कि HTTPS है, ये भी हमें पता होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन का मतलब है जैसे आपकी एप्लीकेशन में कभी कभी पेमेंट गेटवे पेपल से अटैच होता है, इंटीग्रेट होता है, फेसबुक इंटीग्रेट होता है, जैसे नहीं आप लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल, तो क्या थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है? अगर है तो वो भी बताओ हमको, अगर नहीं है तो कोई बात, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन से भी आप रिस्पॉन्स लेके आ रहे हो किसी चीज का। जैसे लोन में क्या होता है कि आप कभी भी लोन लेने जाओगे तो सिविल एक सेंट्रलाइजेशन, सारी इंफॉर्मेशन इंडिया की है, वो एक सर्वर है सिविल, उसमें आपका लोन चेक होता है। हेलो, तो क्या इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी से डिपेंडेंसी है? अगर है तो मुझे बताओ। ठीक है। सर इसका रोल क्या है अभिषेक थर्ड पार्टी का? थर्ड पार्टी का रोल सर ये है ना कि मान लीजिए आप लॉग इन विद फेसबुक से करते हो, तो जब आप लॉग इन विद फेसबुक से करोगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का काम होगा। अगर वहीं पे बोटलनेक आ गया कि लॉग इन विद फेसबुक पे लोड आने लगा, एरर आने लगी, हेलो, ओके, तो वो इंफॉर्मेशन हमें मालूम चाहिए कि भाई थर्ड पार्टी का डिपेंडेंसी है, मतलब हम इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनका सर्वर है। हम उनको मेल करके बताते हैं कि भाई आपकी इस सर्वर की वजह से हमारी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके। तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पता चला हम अपने ही एप्लीकेशन में ढूंढे जा रहे हैं प्रॉब्लम, जबकि वो थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम है, सर्वर पे प्रॉब्लम। क्लियर हुई नाइक सर की बात? ओके। डाटाबेस, डाटाबेस इंफॉर्मेशन आपका SQL है, MySQL है, पोस्टग्रेस है, ऑरेकल है, वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। डाटाबेस टाइप, टाइप का मतलब मशीन, जैसे AWS ने EC2 मशीन ऐप सर्वर के लिए ली हुई है, वैसे ही RDS, AWS में उसको RDS कहा जाता है डाटाबेस। उसकी कौन सी मशीन है? dbt2.micro, तो उसमें एक CPU है, 1 GB रैम है, वो इंफॉर्मेशन। ठीक है। जैसे ऐप सर्वर है, ऐप सर्वर भी एक रीजन पे डिफाइन किया गया, रीजन मतलब एक रीजन पे सर्वर इंस्टॉल है, वैसे ही डाटाबेस भी एक मशीन है, वो भी किस रीजन पे इंस्टॉल है वो भी मुझे बताओ। कुछ क्लियर हुई मेरी बात? That means two server, database server and application server. बिल्कुल सर, हाँ, दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को। ओके। होस्ट, सर्वर का होस्ट, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड, पोर्ट, फिर डाटाबेस इंस्टेंस टाइप, वही कि मल्टीपल डाटाबेस तो नहीं लगे हुए हैं, अगर मल्टीपल डाटाबेस लगे तो वो भी बताओ भाई, तो वो डिफाइन। ठीक है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट,
क्लाइंट रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हम क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई नॉर्मल आवर में कितने यूजर आपके यहाँ आते हैं, या पीक आवर में दो टाइम माना जाता है। एक होता है नॉर्मल आवर, जैसे आईआरसीटीसी में तत्काल छोड़ के वो नॉर्मल आवर्स में आते हैं, और जब तत्काल होता है उसको पीक आवर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा यूजर उसी टाइम आएंगे। हेलो, ठीक है। ठीक है। तो यस सर। कितने यूजर आते हैं नॉर्मल आवर में और पीक आवर में? ड्यूरेशन ऑफ पीक आवर, जैसे तत्काल का 1 घंटे का होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ पीक आवर हमको बताइए कितना टाइम है। तो ये इंड्योरेंस टेस्टिंग में यूज किया जाता है। अब इंटरव्यू ये पूछता है कि क्लाइंट को कुछ नहीं पता, ना उसे पीक आवर पता है, ना उसको नॉर्मल आवर पता है, कितने यूजर आते हैं। हेलो, अब डिपेंड करता है ये एप्लीकेशन पे। अगर बैंक की एप्लीकेशन है तो सुबह 10 बजे सब लोग लॉग इन होंगे, तो वो पीक आवर होगा। हेलो, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो क्लाइंट से हम चीजें हाँ हाँ। पूछते हैं कि भाई पीक आवर, अच्छा अब क्लाइंट भी ये नहीं बता पाता कि यूजर कितने रखने हैं, तो आप एक सजेशन देते हो उनको कि सर हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हम पहले इनिशियल स्टेट 50 यूजर से स्टार्ट करते हैं। अगर 50 यूजर में रिस्पॉन्स टाइम सही आता है तो फिर हम धीरे धीरे इंक्रीज करते चले जाएंगे। बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कितने यूजर मतलब एप्लीकेशन में डालने हैं। हेलो, ओके। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो तुमने क्लाइंट को बता दिया। दूसरा ये होता है कि एक होता है जो आपके यहाँ एप्लीकेशन बनी, जैसे मैंने कहा बनी, तो क्लाइंट को कुछ नहीं पता होगा, तो आप सजेशन दोगे। दूसरी ये होता है कि 1 साल से वो एप्लीकेशन चल रही है, तो क्या होता है कि 1 साल के सारे स्टैटिस्टिक्स क्लाइंट्स आपको देता है, उसके बिजनेस एनालिस्ट देंगे या टेक्निकल टीम देगी आपको कि भाई 1 साल में मेरे यहाँ 1 लाख यूजर आए थे, तो आपको पीक आवर में 1 लाख यूजर डालने हैं और नॉर्मल में 50,000 यूजर डालने हैं। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है। ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। यस सर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट से लेनी होती है। अब आता है थर्ड पार्टी एपीआई डिटेल्स। थर्ड पार्टी एपीआई डिटेल्स का मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी एपीआई तो आपके यहाँ इंट्रीगेट नहीं है। थर्ड पार्टी का जैसे पेपल है, जैसे मैंने ऊपर कहा ना थर्ड पार्टी इंट्रीगेशन, वैसे ही आजकल एक तो पूरा पूरा प्लेटफॉर्म ही इंट्रीगेट कर लेते हैं या एपीआई इंट्रीगेट करते हैं आजकल। जैसे क्या होता है ना आईआरसीटीसी में वो इंश्योरेंस का एक जगह लिखा होता है यू वांट टू इंश्योरेंस चेक लगा दो, वो एपीआई है। तो क्या आपकी एप्लीकेशन में एपीआई थर्ड पार्टी यूज हुई है कि पूरी पूरी एप्लीकेशन हुई है? पूरी की पूरी एप्लीकेशन का मतलब है आपने क्लिक किया, आप रीडायरेक्शन होकर पेपल पे चले गए, वो पूरा का पूरा उनका प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया है। हेलो, हेलो। यस सर। यस। और एपीआई का मतलब है कि कहीं पे भी चेक लगा के बस डिटेल वगैरह सबमिट मार दे, तो वो एपीआई यूज है। ओके। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल करा के अपने पास ले। अब इसमें भी ईआर डायग्राम आता है जो हम टेस्ट प्लान में अब करते हैं। इतना क्लियर है? किसी को डाउट? क्लियर है ये तो। ठीक है। जब आप प्री रिक्वेस्ट फॉर्म भरवा लेते हैं उसके बाद आपका दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है आपका, ये आपने प्लानिंग और डिजाइन की एक तरीके से। ठीक है, प्लानिंग अभी पूरी नहीं हुई है, अभी आपने सिर्फ प्री रिक्वेस्ट फॉर्म भरवाया है। सेकेंड फेज आपका आता है मैनुअल टेस्टर से पूरी की पूरी एप्लीकेशन का वॉक थ्रू कि भाई पूरी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। ठीक है। हेलो, हेलो। अच्छा। यस सर। ठीक है। पूरी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है आपने मैनुअल टेस्टर से उसकी केटी ले ली प्रॉपर। उसके बाद बनता है टेस्ट प्लान। जैसे आप मैनुअल टेस्टिंग में बनाते हो टेस्ट प्लान, वैसे ही यहाँ पे भी परफॉर्मेंस का टेस्ट प्लान बनता है। ठीक है। टेस्ट प्लान का फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट है, मैं मल्टीपल आपको दे दूंगा। मैंने बहुत नॉर्मल सा बनाया हुआ है टेस्ट प्लान। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिर्फ लोड टेस्टिंग कर रहा हूँ और स्ट्रेस कर रहा हूँ। वॉल्यूम हाइड है, हाइड मतलब मैं पहले वॉल्यूम को हैवी करूंगा उसके बाद मैं लोड टेस्टिंग और वो करूंगा स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है। ठीक है। हाउ द सर्वर रिस्पॉन्सिंग इफ द पीक लोड, भाई सर्वर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है पीक लोड पे। मेरे क्लाइंट ने मेरे को कहा है 100 यूजर चलाने में, तो पीक लोड है वो मेरे लिए। हेलो, ओके।
हाउ Yes, डज द सर्वर रिस्पॉन्ड द प्रोसेसिंग हैवी डाटा सेट? हैवी डाटा सेट का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने बहुत हैवी कर रखा है, तो मेरा सर्वर कैसे रिस्पॉन्स करता है हैवी डाटा सेट के साथ, वो मैं फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, लोड करंट आर्किटेक्चर क्या है? करंट आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना कि भाई 2 सर्वर लगे हुए हैं, एक डाटाबेस है, या एक सर्वर है एक डाटाबेस है, तो वो करंट आर्किटेक्चर के साथ। ठीक। Assumption, this test will not covering Amazon S3 image upload the load test। अगर कोई थर्ड पार्टी सर्वर है या इंटीग्रेशन है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का सर्वर अलग है। हेलो, ठीक है। पेपल है, पेपल को मैं कंसीडर थोड़ी Yes, sir. करूंगा क्योंकि वहां मेरे डेवलपर्स ने कोड नहीं लिखा है, तो वो मेरे लिए कंसीडर नहीं है। अगर उसमें कोई बॉटलनेक आता है या उसमें कोई इशू आता है तो वो हम मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं पेपल टीम से। ठीक है, हेलो, वही Okay. चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई लाइव चैट Yes, होगा, sir. इम्प्लीमेंटेशन हो, वो सब चीजें नहीं होंगी। लोड टेस्ट प्लान विल बी टारगेटिंग मेजर फंक्शनैलिटी। हम मेजर फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। देखो बेसिकली 80-20 का रेशियो चलता है। 80-20 का रेशियो क्या मतलब है? एक होता है क्लाइंट कहता है एंड टू एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है। एंड टू एंड का मतलब है पूरी एप्लीकेशन करनी है। एक होता है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि क्लाइंट ने हमसे कहा है लॉग इन करना है, डैशबोर्ड पे जाना है और लॉग आउट करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो वो होती है स्कोप टेस्टिंग। और तीसरा फेस होता है जिसमें कहा जाता है कि मान लीजिए वो चाहता है कि पूरी एप्लीकेशन टेस्ट करनी है भाई, तो हम क्या करते हैं कि हम उस एरिया को पकड़ते हैं जिसमें पूरी एप्लीकेशन कवर हो जाए। जैसे क्या होता है ना फंक्शनल में, यूजर विजिबिलिटी वाले जितने भी सिनेरियो होंगे वो हम पहले कवर कर लेंगे। हेलो, हेलो, ओके। सर क्लियर हो रही मेरी बात? Yes, yes, Abhishek. ठीक है, Yes, yes. आदित्य, आदित्य चला गया? सर ये सर क्लियर है। ठीक है, Abhishek, one doubt is there. हाँ सर बोलिए। In my application, there are 3 API calls. One is booking, another is manifest, another is delivery. हाँ, So how it is possible? The third party API. नहीं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपका जो डिस्पैच है हो सकता है किसी सर्वर से वैलिडेट हो रहा हो कि पहले से तो नहीं इस बंदे ने वो कर रखा है सेम डे की बुकिंग। तो अगर कोई थर्ड पार्टी उसको वैलिडेट कर रही है तो वो सर्वर थर्ड पार्टी का है, तो उसमें अगर इशू आएगा तो वो हमारे रोल में नहीं आएगा। अच्छा, ओके ओके। मान लीजिए आप जैसे आपका पार्सल वाला ही है तो उसको एक तरीके से लोन मानिए। आपने जैसे पार्सल लिया वैसे मैं एक और पार्सल लेता हूँ सेम डेट का, सेम नेम का, सेम मोबाइल नंबर, तो वो वैलिडेट कर रहा है कि सेम मोबाइल नंबर पे सेम पार्सल तो नहीं पहले से पड़ा हुआ है मेरे डाटाबेस में, वो सिर्फ वैलिडेट कर रहा है। तो वो थर्ड पार्टी का एक सर्वर उन्होंने लगा रखा है जो वैलिडेट करता है सर। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, स्क्रिप्ट को हमें ऐसा बनाना है जो रियल सिनेरियो हो। ठीक है, तो ये एजेंशंस हम यूज करते हैं। फिर आते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या होता है? सर्वर विद टिकट ऑफ बिल्ड। एप्लीकेशन सर्वर पे लेटेस्ट कोड को डिप्लॉय कर दो। प्री प्रोडक्शन का या प्री प्रोडक्शन का जो लेटेस्ट कोड है उसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दो। तो वही लिखा हुआ है। इम्पिटी डाटाबेस। इम्पिटी डाटाबेस होता है खाली डाटाबेस दो, हम उस डाटाबेस को हैवी करूंगा। या फिर डाटाबेस टीम क्या करती है, पूरा का पूरा डंप हैवी इंजेक्ट कर देती है डाटाबेस में, जिससे वो पहले से ही हैवी हो जाता है। हेलो, अच्छा। तीसरा है लोड Yes, sir. इंजेक्टर। जैसे आदित्य तुम पूछे ना कि किस मशीन से लोड को इंजेक्ट किया जाता है, तो हमको एक लोड इंजेक्टर दिया जाता है जो सर्वर के रीजन के साथ मतलब पास में ही हो। ठीक है, तो हमको एक लोड इंजेक्टर भी दिया जाता है। अब आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क में हमसे क्लाइंट और हमारी बात होती है कि भाई कितना रिस्पॉन्स टाइम चाहते हो, वो कहता है 3 सेकंड। 3 सेकंड के अंदर चाहे 100 यूजर, चाहे 200 यूजर, चाहे 500, चाहे 1 लाख यूजर में मतलब हिट मारूं और 3 सेकंड उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये मेरे और उसके बीच में सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो परफॉर्मेंस अभी भी बेकार है। क्लियर हुई मेरी बात? हेलो, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकेंड, मैक्स जो है वो 6 सेकेंड। ठीक है, और कोई भी ट्रांजेक्शन फेल नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? ओके।
परफॉर्मेंस टेस्ट स्क्रिप्ट विल बी क्रिएटेड, अप्रोच क्या है देखो, परफॉर्मेंस टेस्ट स्क्रिप्ट विल बी क्रिएटेड ईच सिनेरियो एज पर प्लान। इस टेस्ट प्लान के हिसाब से मैं स्क्रिप्ट को रेडी करूंगा, डाटा सेट को रेडी करूंगा, और ये लोड इंजेक्टर्स, मेरे लोड इंजेक्टर उसी रीजन पे होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। क्लाइंट को हम ये रिपोर्ट शेयर करेंगे तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। हम वो एपीआई शो करेंगे जो स्लोनेस है, 3 सेकंड से अबव जा रही है, ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम बताएंगे, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर आता है सिनेरियो, जो आपने मैनुअल टेस्टर से केटी ली है, वैसे ही आप यहाँ पे मैनुअल केटी लिए, उसको एक डॉक्यूमेंट लोगे सिनेरियो की, भाई मैंने लॉन्च किया, फिर मतलब सिनेरियो लिखोगे पूरे के पूरे, ठीक है, जैसे आप टेस्ट केसेस लिखते हो ना, वैसे ये टेस्ट केसेस ही हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये टेस्ट प्लान करने के बाद, मतलब ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद क्लाइंट से अप्रूवल या मैनेजर से अप्रूव करोगे कि देखो मैं सही डायरेक्शन पे हूँ। सही डायरेक्शन का मतलब है मैंने ये टेस्ट केसेस इसमें लिखे हुए हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो अप्रूव करा के कंफर्मेशन ले लो, बस। अब हमारा आता है फिर स्क्रिप्टिंग का पार्ट। ये आपने जो किया है वो हुआ है प्लानिंग और डिजाइन, ठीक है। बिल्ड का मतलब होता है स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करना। अब हमको अप्रूवल मिल गया है कि हम सही डायरेक्शन पे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी सिनेरियो की स्क्रिप्टिंग करेंगे। जब स्क्रिप्ट मतलब बन जाएगी, उसके बाद हम ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन का मतलब एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब है, ड्राई रन एक तरीके से मानिए कि हम 2 यूजर पे चला के देखेंगे, 10 यूजर पे चला के देखेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर होता है एग्जीक्यूशन, जो फाइनल रन है कि क्लाइंट ने कहा 1 लाख यूजर चलाने, तो 1 लाख पे चलाएंगे। हेलो हेलो, ठीक है। फिर आता है आपका Yes, sir. हाँ हाँ बताओ जी सर नहीं सर, वो आप हेलो बोल रहे थे, अच्छा। फिर आता है आपका एनालाइजिंग एंड ट्यूनिंग। आपने एग्जीक्यूशन कर दिया फाइनल रन का, उसको फिर एनालाइज करोगे, उसके रिजल्ट को एनालाइज करोगे ना कि भाई कहाँ कहाँ रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, कहाँ कहाँ कम है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना आ रहा है, क्यूइंग कहाँ हो रही है, पोलिंग कहाँ हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन आप एनालाइज करोगे मैट्रिक्स को, और फिर उसको ट्यूनिंग करोगे। ट्यूनिंग का मतलब ऑप्टिमाइज करोगे। इतना ही पार्ट है प्लानिंग डिजाइन में, बिल्ड में, एग्जीक्यूशन में और एनालाइज। ये है बेसिक परफॉर्मेंस टेस्टिंग बस। इसके बाद आता है आपका टूल। हेलो, ठीक है, तो आज Yes, sir. या फिर टूल पे आ जाऊं? हेलो नायक सर, आगे बढ़े कि अभी इतना ही रखे हैं? ये आगे बढ़ो। अभिषेक सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ हाँ, हम लोग जो सेटअप करेंगे वो क्लाउड पर करेंगे या फिर मतलब सिस्टम पे करेंगे? नहीं हाँ भैया, हम अपने सिस्टम पे करेंगे। क्लाउड के लिए फिर हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर हमें EC2 मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, नहीं अकाउंट है मतलब इफ कैन मतलब नहीं अकाउंट तो है, मतलब एक्चुअली क्या है ना, मेरे को जो EC2 मशीन है उसकी सारी परमिशंस दी जाती है। मतलब क्लाउड परफॉर्मेंस टेस्टिंग डिफरेंट है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ EC2 मशीन बनाओ, उससे लोड इंजेक्ट करना है। ओके, ठीक है, तो अभी जो हम मशीन, अगर मान लो हम EC2 मशीन बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उससे लोड इंजेक्ट कर पाएंगे, तो है तो वो लोकल ही हो गया ना। सर्वर जो है वो तो अलग ही रीजन पे पड़ा है ना। हेलो, सर बता दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बता देना कि अगर रीजन हो तो मैं बना दूंगा। ठीक है सर, मतलब बाद में वो कर लेंगे एक बार सेटअप। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जे मीटर है क्या? अभी तो थ्योरी है, जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तो एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा। अभी तो थ्योरी में तो जे मीटर एक ओपन सोर्स टूल है जो बेसिकली यूज किया जाता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। बेसिकली आप फंक्शनल टेस्टिंग भी और रिग्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हो उससे। फंक्शनल कैसे का मतलब क्या है कि आप एक फ्लो की रिकॉर्डिंग करोगे और एक फ्लो को एक यूजर पे चलाओगे तो वो फंक्शनल टेस्टिंग ही कराई जाएगी। हेलो हेलो, ठीक है। रिग्रेशन का क्या मतलब है, उस फंक्शनल टेस्टिंग जब आप करते हो तो उससे जो रिलेटेड पार्ट है, अगर वो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं प्रॉपर, तो वो एक तरीके रिग्रेशन टेस्टिंग हो गई। हेलो, ओके, ठीक है, फ्री टूल है, कोई लाइसेंस नहीं है इसका। ठीक है, इट्स इजी टू यूज है, लाइट वेटेड है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। डाउनलोड करो और टूल को यूज करना चालू करो। मल्टीपल इंटीग्रेशन है जेमीटर का भाई। जेंकिंग से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, मेविन से भी कर सकते हो, इनफ्लेक्स जीबी से भी कर सकते हो, ऐप डायनेमिक्स से भी कर सकते हो, डायनाट्रेस से भी कर सकते हो।
ये जो है इन्फ्लेक्स डीबी, ऐप डायनेमिक एनालिटिक्स, ये सब मॉनिटरिंग टूल है। ओके। मार्केट में सबसे टॉप पे अगर कहूँ तो लोड रनर चल रहा है जो कि पेड है। उसके बाद आपका जेमीटर है जो ओपन सोर्स है। ठीक है। ठीक है। आईटी इंडस्ट्री इज मूविंग टूवर्ड्स फुल स्टैक क्यूए। फुल स्टैक क्यूए की तरफ जा रहा है, ये अलग ही चीज है। फुल स्टैक क्यूए का मतलब है कि आजकल जो कंपनीज है वो हर चीज मांगती है। एपीआई टेस्टिंग भी मांगती है आपसे, आपसे परफॉर्मेंस भी मांगती है, आपसे सिक्योरिटी भी मांगती है, आपसे क्या कहते हैं, और कौन सी टूल होती है, फंक्शनल भी मांगती है, सारी चीजें मांगती है। ठीक है। जेमीटर से भी आप प्रॉपर सेलेनियम वेब ड्राइवर यूज कर सकते हो। जेमीटर से आप एपीआई टेस्टिंग भी कर सकते हो। जेमीटर से आप डाटाबेस टेस्टिंग भी कर सकते हो। जेमीटर से आप क्या कहते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग भी कर सकते हो। अगर मैं कहूँ तो जेमीटर के थ्रू आप सारी चीज कर सकते हो। जैसे सेलेनियम में क्या होता है, सेलेनियम में आप रेस्ट एश्योर्ड के थ्रू एपीआई टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। और सेलेनियम हाइब्रिड से, हाइब्रिड है ना, जिससे आप क्रॉस साइट टेस्टिंग भी कर सकते हो, क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग भी कर सकते हो, डाटाबेस टेस्टिंग भी कर सकते हो। हर टूल में हर चीज की कैपेसिटी होती है, पर आपको पता होना चाहिए कैसे उस चीज को इंटीग्रेट किया जाता है। हेलो। ठीक है। ठीक है। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं जेमीटर पे? प्रोटोकॉल का मतलब जैसे एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ये सब लाइट वेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सर्वर, वेब सर्विसेज, वेब सर्विस मतलब वही रेस्ट स्टॉप एपीआई टेस्टिंग, डाटाबेस। ठीक है। पेज लोड टेस्ट, पेज लोड का मतलब है क्लाइंट साइड। दो चीज सर्वर डिफाइन किए गए हैं, क्लाइंट साइड सर्वर और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड सर्वर जो ब्राउजर होता है उसको फैच करना, सीएसएस, आइकन, जेएस, फॉन्ट, जेएस, ये सारी चीजें। सर्वर साइड का जो मेन एपीआई होती है, मेन रिक्वेस्ट होती है, वो। मोबाइल टेस्टिंग आप कर सकते हो, मोबाइल ऐप को टेस्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है। ये सारी सर्वर्स आप इसमें सारे प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो, पर इसमें हैवी प्रोटोकॉल यूज नहीं कर सकते। हैवी प्रोटोकॉल का मतलब है, एसएपी सुना होगा, सैप जिसको कहते हैं। सैप में मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। जेमीटर अभी कुछ मॉड्यूल को सपोर्ट करता है, सारे सब मॉड्यूल को सपोर्ट नहीं करता। पीपल सॉफ्ट को सपोर्ट नहीं करता, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो जेमीटर ये सब नहीं करता। लोड रनर डेस्कटॉप की भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके देता है। हेलो। ओके। ओके। ठीक है। और ओपन सोर्स हो गया, जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, प्योरली जावा पे बनी हुई है इस पे। ठीक है। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट टूल कहने का मतलब है विंडो ओएस पे भी चलता है, मैक ओएस पे भी चलता है, लाइनक्स पे भी चलता है। और जो लोड रनर है वो पहले सिर्फ विंडो पे चलता था, पर अब लाइनक्स पे भी आ गया। लाइनक्स पे सिर्फ उसका लोड इंजेक्टर आया है और कुछ नहीं। ठीक है। हिस्ट्री छोड़ दो, हिस्ट्री कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। डाटाबेस यही सब है। ओपन सोर्स फ्रेंडली यूजर, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, लाइट वेटेशन, ठीक है, छोड़ दो। तो फिर मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है जो सिवाय डेस्कटॉप, अगर हम लोड रनर जेमीटर में देखें कि लोड रनर की भी डिमांड काफी है। लोड रनर में क्या होता है ना, हैवी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। हैवी प्रोटोकॉल का मतलब है जो बाहर की कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके जो ईआरपी, सीआरएम होते हैं ना, वो एसएपी पे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट नेविगेशन में होते हैं। हेलो। यस सर। ठीक है। पीपल सॉफ्ट सुना होगा, ऑरेकल सुना होगा, इन सब पे वो सब एप्लीकेशन, क्योंकि उनके जो ईआरपी होते हैं या सीआरएम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े उनके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जे मीटर जो है उनको अभी नहीं सपोर्ट करता, लोड एनर्जी उनको सपोर्ट करता है। ठीक है। अगर तुम कहोगे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, तो उनके खुद के टूल बने हुए हैं वहां पे और वो उससे टेस्ट कराते हैं। जे मीटर अगर 80% जो इंडस्ट्री की बात करूं, एचटीटीपी एससी यूज होता है ना, यस। तो जे मीटर उसको कवर कर लेता है। मार्केट में एपीआई टेस्टिंग चल रही है, जे मीटर उसको कवर कर लेता है। मार्केट में वेब सॉकेट चल रहा है, उसको कवर कर लेता है। इन सब चीजों को वो कवर कर लेता है। पर अभी जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन एसएपी पे बहुत ज्यादा तो नहीं है। 2-3 मॉड्यूल, जैसे एचआर मॉड्यूल को वो हैंडल कर लेता है, प्रोडक्शन को हैंडल कर लेता है, पर और भी उसके जो मॉड्यूल है उसको भी कैप्चर नहीं कर पाता, रिकॉर्ड नहीं कर पाता। हेलो। ओके। ठीक है। हेलो, क्लियर है मेरी बात? ठीक है। देखो जेमीटर क्या करता है, जेमीटर सिमुलेशन एक ग्रुप ऑफ यूजर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट ए टारगेट सर्वर। जेमीटर एक मतलब सिमुलेट करता है
यूजर को सेंडिंग रिक्वेस्ट, मतलब मल्टीपल यूजर आ रहे हैं और रिक्वेस्ट पे क्लिक करते जा रहे हैं तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, वो टारगेट करता है उस सर्वर पे, ठीक है। और रिटर्न जो उसका रिस्पॉन्स आता है उसको हैज एक ग्राफ में या एक टेबल पे या समरी रिपोर्ट पे डिस्प्ले कर देता है, कि हमें मालूम चल जाता है, दिखा है ना, थ्रू द ग्राफिकल डायग्राम पे डिस्प्ले कर, मतलब एक तरीके से इस डायग्राम के थ्रू तुम समझ सकोगे कि भाई मैंने स्टार्ट किया, टारगेट और नंबर ऑफ यूजर किया, सर्वर रिस्पॉन्स किया, सर्वर ने जो रिस्पॉन्स किया, एक सेकंड, सर्वर ने जो रिस्पॉन्स दिया, सारे सर्वर्स के रिस्पॉन्स को जेमीटर कैप्चर करता है और उसको एक टेबल पे डिस्प्ले कर देता है, मतलब उसकी सारी रिस्पॉन्स को कैप्चर करके उसमें जो मेथड्स होते हैं ना, गेट, पुट, डिलीट, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, फिर एंड, मतलब उसको फिर रिकॉर्डिंग को एंड करने के बाद एक ग्राफिकल रिपोर्ट में डिस्प्ले कर देता है। यही प्रोसेस चलता रहता है जेमीटर में। हेलो, ओके, ठीक है। जेमीटर इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में जावा होनी चाहिए, क्योंकि ये जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। जावा हाइफन वर्जन से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में जावा है कि नहीं। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है, जेमीटर, पहला लिंक खुलेगा, डाउनलोड्स पे आ जाना, डाउनलोड्स पे आओगे तो यहाँ एक होता है बाइनरीज, एक होता है सोर्स। डिफरेंस याद है निकल सर, बाइनरीज और सोर्स में क्या है? इंटरव्यू ने पूछ लिया था एक बार। बाइनरीज में मतलब वो सोर्स कोड नहीं देता। सोर्स में क्या होता है कि वो सोर्स कोड हमारे पास में होता है, अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम उसके सोर्स कोड में जाके चेंजेस कर सकते हैं अपने बिल्कुल, अकॉर्डिंग। ओपन सोर्स टूल है ये, ठीक है। तो सोर्स अगर आप डाउनलोड करते हो तो इसमें आपको टूल के साथ साथ सोर्स कोड भी देते हैं कि आप मॉडिफाई कर सकते हो। बाइनरीज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको टूल दिया जाता है जिससे आप लोड को इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। pgz जो है वो लाइनक्स के लिए यूज है, लाइनक्स के सारे फ्लेवर्स के लिए यूज है, और जिप जो है आपके विंडो के लिए यूज है। क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा, कैलेंडर हो गया, anything to do। एक्सट्रैक्ट किया इसको, जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे ये इस तरीके से आएगा। 3.3 है, हाई 0.4.1। ठीक है। मान लीजिए इसको वैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे इस तरीके की आएगा, ठीक। इसमें बीन फोल्डर पे आपको आना है। जब आप बीन फोल्डर पे आओगे तो जेमीटर एक जार फाइल है और एक आपको बैट फाइल मिलेगी, जेमीटर बैट फाइल। जब आप बैट फाइल को क्लिक करते हो तो आपको दो, मतलब जेमीटर भी खुलेगा और आपका सीएमडी खुलेगा। तो जब अगर आप, हेलो,
यस यस यस। CMD और JMeter टूल दोनों एक साथ खुलता है तो CPU यूटिलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होता है बेसिकली आपका, क्योंकि आपके दो प्रोसेस खुल रहे हैं, एक CMD खुल रहा है, एक आपका JMeter खुल रहा है। हेलो। ठीक है। बट अगर आप सिर्फ जार फाइल को खोलोगे, अब ये खुला नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ JMeter खुलेगा, तो थोड़ा सा CPU यूटिलाइजेशन कम कंज्यूम होगा। ठीक है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। नितिन सर की भी बैच है इसी रूम पे ही, तो वो टाइम पूछ रहा है। ओके ओके ठीक है। नाइक सर, कुछ बातें क्लियर हुई कि नहीं? Yes, yes, absolutely. Yes. आदित्य, सोनू, यस सर। यस सर। ठीक है, कल से थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं, अब हम पूरा प्रॉपर JMeter टूल पे आएंगे, और अब तो बहुत कुछ एडवांस भी आ गया है, मतलब और भी चीजें आ गई हैं। ठीक है, But हाँ, tomorrow, Abhishek, but tomorrow class you update the group. नहीं तो 8:30 ही रहेगा ना, जो टाइम था आज सेम। अच्छा 8:30. Okay, okay, no problem. ओके, मैं रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है, मैं भेज दूंगा। Okay, no problem. ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी। हाँ, डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा। अरे ठीक। स्काइप आईडी मेरे इसी पे ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ना स्काइप आईडी भेज दो, उस पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ। ओके सर मेल पे भेज दो क्या, जीमेल पर? चलो ठीक है, मुझे मेल आईडी भी भेज दो यार, मेल आईडी भेज दो, या फिर व्हाट्सएप पे भेज दूँ? व्हाट्सएप पे नहीं भेज सर। दो। सर व्हाट्सएप। चलो ठीक है, मेल आईडी भी भेज दो। आप ठीक है, मेल आईडी भेज दो। ठीक है, नहीं नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, व्हाट्सएप पे मेल आईडी। ठीक है। ठीक है आदित्य, ओके ठीक है सर। ठीक है। ग्रुप में ही कर दें या फिर आपको पर्सनल? नहीं, मुझे ग्रुप में ही कर दो, मैं सबको भेज दूंगा कल मॉर्निंग तक, मतलब चलो अभी भेज दूंगा मैं। ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। Okay, thank you.